ये जो स्क्रोलिंग है इसके बारे में मैं बताऊंगी, ये क्या बीमारी है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू यूज द वर्ड एडिक्शन, बिकॉज कई लोग इसको इस पैराए में नहीं लेते. हाँ, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं एडिक्शन के एरिया में आता ज़रूर है. कि हम बच्चों का नैपी इतनी दफ़ा नहीं चेक करते जितना हम इंस्टाग्राम फ़ोन का चेक करते फ़ोन हैं. चेक करते हैं. यस, अच्छा, एक ये और होता है. चीज़ किरण मैंने नोट की है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ऑटिज़म बहुत ज़्यादा है. ये क्या बात है? ये पहले होता था या डायग्नोज नहीं होता था, या अब ज़्यादा है, या कोई डाइट ऐसी है, इन्वायरमेंट ऐसी है, क्या है, ऐसे क्यों है इतने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर ऑटिस्टिक? द थिंग और इज़ नॉट. उसमें भी लेवल्स हाँ, हैं. द थिंग इज़ नॉट एज मच. मेरे ख्याल से स्टेटिस्टिकली इसके ऊपर जितनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं, हाँ, दे डू से कि ऑटिज़म के रेट्स बढ़े हैं, दो दे आर अनेबल टू रियली, इवन ADHD के वो कहते हैं ऑल रेट्स अराउंड द बढ़े वर्ल्ड. हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हाँ. बट दे आर अनेबल टू एग्जैक्टली से व्हाई दिस हैज़ हैपेंड. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयला हसन और आपको इस शो में हर स्टोरी पाकिस्तान में वेलकम. आज की हमारी गेस्ट हैं किरण बशीर. इनका ताल्लुक़ साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से है और इस फील्ड से है, और इन्होंने बहुत कमाल हासिल किया. ये PhD भी हैं. तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयला, आई एम फाइन. और किरण, आज यू लुकिंग वेरी नाइस, माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. किरण, साइकोलॉजी का ख्याल कैसे आया? साइकोलॉजी का ख़्याल तो इस तरीके से आया कि मेरे फ़ादर बचपन में, जब मैं उस वक्त पढ़ाते भी थे और मैं उनके देखती थी कि वो पेपर्स चेक करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, तो अक्सर जाके देखा कि क्या कर रहे हैं. हाँ. एक सब्जेक्ट था जो कि मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करता था क्योंकि उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती थी. अच्छा. और वो मुझे बाद में पता चला कि वो सब्जेक्ट कहलाया जाता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है. जो कि वो तो आर्किटेक्ट थे, पढ़ाते भी आर्किटेक्चर के ही अच्छा. सब्जेक्ट्स थे, ओके. लेकिन उसमें एनवायरमेंटल साइकोलॉजी उसका पार्ट था. ठीक है. एंड वो बड़ा फैसिनेट करता था. ड्राइंग्स थी, सारी कुछ चीज़ें थी. अच्छा. जैसे जैसे बड़ी होती गई साइकोलॉजी लिया, लेकिन कभी उस वक्त ये नहीं सोचा था शायद कि साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगी. ठीक है. थोड़ा सा ध्यान मीडिया की तरफ ज़्यादा था, अच्छा, मीडिया का इन द सेंस मीडिया स्टडीज़ का. ऑफ कैम. अच्छा, मीडिया और स्टडीज. सोचा था कि मीडिया स्टडीज़ और लिटरेचर और इन सारी चीज़ें जर्नलिज्म की तरफ आएंगे. ठीक है. लेकिन फिर कुछ किस्मत ने ऐसा काम किया कि कराची लिखने का यूनिवर्सिटी. शौक है? जी जी बिल्कुल. अच्छा. तो ओके. कराची यूनिवर्सिटी में उस वक्त कंपलसरी था कि उर्दू आप लें, और उर्दू के साथ ही आप दाखिल हो सकते हैं वहाँ पे. मेरी उर्दू तो अच्छी थी. उर्दू के साथ दाखिल हो सकते हैं, क्या मतलब? मतलब मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट में उस वक्त कराची ठीक. यूनिवर्सिटी में कंपलसरी था कि हाँ. आपके पास इंग्लिश और उर्दू एज सब्जेक्ट्स बैचलर्स में ज़रूर अच्छा. होने अच्छा. चाहिए ओके. एज प्री रिक्विजिट्स अच्छा. 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 इन ठीक ऑर्डर है. टू बी देयर. ठीक है. तो मैंने तो उर्दू ड्रॉप कर दिया था इस चक्कर में कि शायद मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. सही है. नेचुरल साइंस लेकर मार्क्स तो अच्छे आ गए, मेरिट में हाँ. टॉप पे थी, ठीक है. लेकिन दाखिला नहीं हो यू आर अ सका. गुड स्टूडेंट. यस, ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. सो दाखिला नहीं हो सका, सही है. एंड देन साइकोलॉजी वाज माय नेक्स्ट चॉइस. ठीक सो है. वेंट इनटू साइकोलॉजी. बाद में जब कॉल भी आई मीडिया स्टडीज़ से कि अब हमने पॉलिसी चेंज कर दी है और अब आप आ जाएं, हाँ. तो उस वक्त तक मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं अब आना. साइकोलॉजी ही करनी है. एग्जैक्टली. तो सो वेंट टुवर्ड्स साइकोलॉजी. ओके. अच्छा, मैं आप ये नाजरीन को, व्यूअर्स को बता दें तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का फ़र्क पहले बता दें, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ये हमेशा से आई थिंक एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि हाँ. हर एक पूछता है. साइकाइट्रिस्ट्स आर दोज हु कम इन फ्रॉम द MBBS रूट. तो ठीक है. MBBS करने के बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं अपने 5th ईयर में, हाँ. और वहाँ पे जाकर फिर वो मेडिसिन देते हैं. दे स्टडी के साइकाइट्रिक इलनेसेस क्या होती हैं, ओके. और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में कैसे मैनेजमेंट करनी है मेडिसिनली. रिहैब्स में भी. जी बिल्कुल. लेकिन रिहैब्स में तो साइकोलॉजिस्ट जाता है और साइकाइट्रिस्ट दवाइयाँ देता है, बस फ़र्क ये है. साइकोलॉजिस्ट जाके वहाँ पे थेरेपीज भी करते हैं और असेसमेंट भी करते डिस्कशन हैं. करता है. तो वो पहले बातचीत. एक हम कहते हैं ना तशखीस कर लेना मर्ज़ की कि ठीक क्या है. है मर्ज़, ये डायग्नोसिस उसका क्या है. हाँ. तो वो साइकोलॉजिस्ट कर लेते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी करते हैं वही चीज़ें, लेकिन है. उसका जो एक हम कहते हैं ना ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में फ़र्क है. एक अच्छा. मेडिकल इलाज है साइकाइट्रिक, वो और साइकाइट्रिक. जो थेरेप्यूटिक इलाज है, काउंसलिंग से इलाज है, वो साइकोलॉजिस्ट का है. और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट मिलकर इलाज करते हैं. अच्छा किरण, ह्यूमन इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल है, हाँ। बिकॉज इतने सारे जाविये होते हैं किसी भी बीमारी या किसी भी चीज़ को देखने के. फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं ना कि किसी के सर में दर्द है. सर में दर्द किस वजह से है? क्या आईसाइट कमज़ोर है, क्या माइग्रेन है, क्या बुखार है, या कोई और मसला है, इवन ट्यूमर भी हो सकता है. उसी तरीके से अक्सर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें उदासी फील हो रही है, मायूसी है, उदासी है, परेशानी है. लेकिन ये तो सिर्फ सिम्टम है, जैसे कि हेडेक है. लेकिन इसकी वजह क्या है? तो वो वजूहात बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि इंसान उस वक्त क्या फ़ील कर रहा है, कैसे पला बढ़ा, क्या रुझान आते हैं उसके लाइफ में, कैसे ज़िंदगी को देखता है, अभी क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, उसकी आप बीती क्या है. लेकिन लोग सीरियसली मैंने देखा है नहीं लेते इन चीज़ों को. कहते हैं डिप्रेशन कुछ नहीं होता, टेंशन कुछ नहीं होती, ये ऐसी बातें हैं, स्ट्रेस ऐसी, मतलब डिप्रेशन कुछ नहीं होता. मैंने एक आम ये सुना है लोगों को कहते हुए, और पढ़े लिखे लोगों को कहते हुए सुना है कि डिप्रेशन कुछ नहीं होती. तो इसके बारे में क्या ख्याल है? डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है, लोग उससे परेशान होते हैं और आगे एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं. तो ये मतलब है, तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? पहले लोगों को बस समझाएं तो सही कि भाई डिप्रेशन तो है, पहले उसको एग्जिस्ट करती है. थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि हमारी जनरेशन गैप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसमें भी डिफरेंसेस हैं. कुछ लोग जैसे आप बिल्कुल कह रही हैं कि कहते हैं कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता. ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुरानी जो हमारी मिलेनियल जनरेशन और पुराने उससे पुराने लोग थे, उनके रुझानात ज़्यादा इस तरह के थे कि शायद डिप्रेशन कुछ भी नहीं है. हमारी जो नई अभी आने वाली जनरेशन है वो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इवन हाई स्कूल में, जो अभी आपकी जनरेशन आ रही है वो इस डिप्रेशन के वर्ड को बेतहाशा इस्तेमाल करती है. बहुत ज़्यादा. मुझे और छोटी सी चीज़ होती है, मुझे डिप्रेशन हो गया. यस, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे डिफरेंस है, और उसी लिहाज से उस जनरेशन गैप के लिहाज से देखना पड़ेगा. अब जो आपकी ओल्डर जनरेशन है वो उस आई थिंक टाइम से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करके, बहुत सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की वजह से और चीज़ों की वजह से एक क्लोजनेस थी, प्राइवेसी एक्चुअली कम भी थी उसकी वजह से. लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें मैनेज हो जाती थी, या लोगों को इतना चांस भी नहीं मिलता था बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स पे ड्वेल करने का. जो थॉट्स होते भी थे वो पी जाते थे, उसका इतना इजहार नहीं किया जाता था. इट वाज कंसिडर्ड अ वीकनेस कि कोई अपने फीलिंग्स का इजहार बहुत ज़्यादा कर रहा है. यानी कि न्यूक्लियस, अब जो न्यूक्लियस फैमिलीज़ हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, छोटे यूनिट्स हैं, तो क्या इसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है लोगों को ज़्यादा, कि शेयर करने के लिए लोग नहीं जस्ट ब्लेम द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. अच्छा, अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स आपके मल्टीपल हो चुके हैं. फाइनेंशियल सिचुएशन एक तरफ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरफ, उस पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन जो पैदा हुआ है वो एक तरफ, उस कंपटीशन की वजह से जो एक सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं लोगों की वो भी मौजूद हैं. फिर जो मशरूम ग्रोथ हो चुकी है लोगों के बाहर जाने की, द डिफरेंस बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट, जिनके पास है जिनके पास नहीं है, कंपैरिजन्स कंटिन्यूअसली, सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन, और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर से कंपैरिजन्स. एग्जैक्टली. तो वो कंपैरिजन्स और इतनी सारी चीज़ें, इतने फैक्टर्स हैं कि हम इसको आई विश के ब्लेम कर सकते, बड़े इजी हो जाता कि अच्छा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, इसको जॉइंट कर दो तो सब सही हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. लेकिन जॉइंट फैमिली वाले कहते हैं हमें अलग रहना है, कि हमें जॉइंट फैमिली में बड़े मसले. एग्जैक्टली, मल्टीपल फैक्टर्स हैं. और आपका जो पहला भी सवाल था कि डिप्रेशन के बारे में लोग जो कहते हैं ना कि नहीं है, तो जो नहीं है कहते हैं उनका यही ख्याल है कि एक्चुअली ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक रिएक्शन है. तो वो उसको नाम नहीं देना चाहते, वो उसको लेबल नहीं करना चाहते, क्योंकि लेबल करेंगे तो फिर वो बीमारी बन जाएगी, फिर उसका इलाज भी करना पड़ेगा, और इलाज भी महंगा है. और लोग कई लेवल्स पे, कुछ लोग इसको टैबू समझते हैं. एग्जैक्टली. कि हम क्यों जाएं साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास. मतलब अगर आप कहें ना कि आपके बच्चे को या बच्ची को साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो लोग माइंड करते हैं इस बात को. इस वक्त स्टेटिस्टिक्स हमें लिटरली ये बताती हैं कि डिप्रेशन इज़ द हाईएस्ट रैंक डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड. और इसका पूरा नाम जो हम कहते हैं अब साइकोलॉजिस्ट जो इसको यूज़ करते हैं, दैट्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. और डिप्रेशन को अनफॉर्चुनेटली लोग लेने लगे हैं एज अ सिम्टम. हम ये तो कह सकते हैं शायद कि वी आर फीलिंग सैड,
विच इज़ अ जी। सिम्टम। है क्या? लेकिन डिप्रेशन एक प्रॉपर बीमारी है, और इसका जो तयन हम करते हैं वो आमतौर से इस तरीके से करते हैं कि अगर एक शख्स को बहुत सारे सिम्टम्स, एक कलेक्टिव थिंग होती है सिम्टम्स की, वो हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स अगर एटलीस्ट 2 वीक्स से ज़्यादा तक आते रहें, फिर हम कहते हैं कि एक शख्स को मोर ऑफन देन नॉट 80% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम ड्यूरिंग अ डे अगर वो सिम्टम्स मौजूद हैं, फिर हम कह सकते हैं कि येस, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। वरना आमतौर से डिप्रेशन का होना ना होना, सैडनेस का होना ना होना, सैडनेस तो इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में फील कर सकता है, हाँ, जैसे मुख्तलिफ आप चीज़ें खुश होती होते हैं, आप हैं। उदास भी होते हैं, इट्स एग्जैक्टली, इट्स अ नॉर्मल। फीलिंग। या तो वो फीलिंग का आना अक्सर लोग अनफॉर्चुनेटली उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, और वो कहते हैं कि शायद ये हमें ये डिप्रेशन हो गया है। फिर ऑब्वियसली जो आपके बड़े बूढ़े हैं वो कहेंगे कि ये तो डिप्रेशन नहीं है, हाँ। एंड दे वुड बी पार्शली राइट देयर कि वो डिप्रेशन Partially, उसको yes. नहीं हाँ। कह सकते, हाँ। लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इट। इसीलिए हम ये एडवोकेट करते हैं अब कि स्कूल्स में हर लेवल्स पे आपके पास काउंसलर्स मौजूद हों जो कि बच्चों को एक बहुत यंग एज से गाइड कर सकें। एटलीस्ट हम अपकमिंग जनरेशन को और उन्हीं की बनस्बत उनके पेरेंट्स को एक तरह से गाइड कर सकेंगे हाँ, कि हाउ कैन वी लुक एट थिंग्स, हाँ। व्हाट इज़ द बेटर कोपिंग स्ट्रैटेजी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो हम यही चाहेंगे कि आगे स्कूल्स में ये चीज़ें ज़्यादा आम हो, अवेयरनेस बढ़े, एंड पीपल आर एबल टू इवन इन रिकग्नाइज व्हाट दे कैन डू। यूनिवर्सिटीज। यस यस, एब्सोल्युटली। तो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मौजूद हों, और लोग इसको बेहतर तरीके से जान सकें। हाँ, अच्छा, इसमें मेरा ये मैं से बात कहूँगी कि पहले ज़माने में जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था, चाचा चाची सब दादा दादी, सब फूफियाँ सब एक साथ रहती थी, और कज़न्स का बहुत आना जाना था, और बग़ैर बताए लोगों के घर जाना, और एक सुपर इस तरह का सिस्टम था। उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स, अपनी जो आप सोच रहे हैं, अपने दादा बड़ों को, नाना नानी को बता देते थे कि हमें ऐसा ऐसा, तो आप बड़े बूढ़े आपके फ़ैसले भी कर देते थे, और तो कोई था कि जिसके कंधे पे हाथ रख के आप अपना दुख दर्द शेयर कर देते थे, और अब वो चीज़ नहीं है। अब आपके बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने नाना नानी, दादा दादी, मतलब ऐसे था कि जैसे आप उनसे चीज़ें शेयर करते हुए खुशी मिलती थी। अब मैंने वो बच्चों को वो चीज़ नहीं देखी कि वो बल्कि गैप बहुत ज़्यादा आ गया। एक तो ये कि ये फ़ोन, वीडियो गेम्स, कमरों से नहीं निकलते तो उन्हें कम्युनिकेट क्या करना है। So basically आप किसी दूर बैठे हुए शख्स से ज़्यादा बात कर रहे हैं, exactly, और जो जो सामने आपके पड़ोस में बैठा है उससे बात नहीं उससे कर आप रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो है। मतलब इट्स अ सैड थिंग कि ये ऐसे है, मगर ये कि जॉइंट फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग। आपका कैसे है इसमें? आई थिंक इट्स अ बिग टाइम ब्लेसिंग इफ इट इज़ सपोर्टिव। You are again, I would say, partially right, and this is something जिसके ऊपर रिसर्चेस बेतहाशा हो चुकी हैं। अभी जो करंट हमारे पास रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू मौजूद है, वो ये नहीं कहता कि वन सिस्टम इज़ बेटर देन द अदर, इट जस्ट एग्जिस्ट्स। वन सिस्टम कैन बी एज बैड एज द अदर एक्चुअली। ठीक है। और इसका मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं भी, एंड यू हिट दैट स्पॉट राइट व्हेन यू सेड कि सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। आपके पास एक भी इंसान ऐसा हो आपकी लाइफ में, न्यूक्लियर फैमिली हो आपकी, मे बी इट्स जस्ट अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लिविंग टुगेदर, मे बी दे डोंट इवन हैव किड्स, as long as that partnership is strongly supportive, they know each other inside out, they can be with each other, they can share each other's problems, difficulties in life, that is the best system that they will have for each other. Exactly. तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पूरा ख़ानदान हो जिसमें नानी, नाना, दादी, दादा, चाची, चाचा सब मौजूद हों, रिश्ते एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फुप्पियाँ, खालाएँ, जितने लोग हैं वो सब एक बहुत बड़ी सी फैमिली में रह रहे हों। अगर वो हो और वो सपोर्टिव ना हो, तो दैट कैन बी द वर्स्ट थिंग इन एनी पर्सनस लाइफ। बिल्कुल ऐसे। या अगर एक शख्स के पास हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो, लेकिन उसकी अपनी परसेप्शन आजकल के ज़माने में ये हो कि मेरी प्राइवेसी में खलल पैदा हो रहा है, मेरी प्राइवेसी ख़राब हो रही है, जिस तरह की मुझे लाइफ जीनी है इनका माइंडसेट वैसा नहीं है। हो सकता है वो बहुत सपोर्टिव हों, लेकिन उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट कदरे मुख्तलिफ हो। दे आर नॉट द पीपल यू हैव इन माइंड फॉर शेयरिंग योर थाट्स विद। तो फिर आप अपने फ्रेंड्स की तरफ ही ग्रेविटेट करेंगे। मे बी देयर इज़ अ ह्यूज जनरेशन गैप एंड यू आर अनेबल टू रिलेट टू देम, सो नो मैटर हाउ लविंग दे आर, हाउ सपोर्टिव दे आर, यू विल एंड अप रिजेक्टिंग देम, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही पैदा हो जाएंगी। तो वी
rather than saying कि a system is good or bad, we have to focus on what is good or bad for a person. Exactly. हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं क्लिनिक्स में और जगहों पे जहाँ पे वो अपनी बातें शेयर करते हैं और बताते हैं कि हो सकता है उनकी बहुत सपोर्टिव फैमिली हो जो बार बार आके उनसे पूछती हो और उनका पूछना ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा हो, बॉदर कर रहा हो, उनको लगता हो कि इंटरफियरेंस है, हमें ये नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट देयर should be some peace of mind because हम पूरे दिन ऑफिस में बहुत सारी बातें सुन के आ रहे हैं और अब जब घर आ रहे हैं तो हमारा जी नहीं चाह रहा कि हम किसी से बात करें. वो मी टाइम कलेक्टिव आपकी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें हर दफ़ा नहीं मिलता कभी हो भी जाता है लेकिन डिपेंड्स ऑन द फैमिली अगेन, बट काफ़ी दफ़ा नहीं होता कि देखो आके अपने कमरे में बंद हो गए, देखो आके मिलते नहीं हैं, देखो बात नहीं करते. सो नाउ देयर इज एडिशनल प्रेशर टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड टू परफॉर्म वेल एट होम एंड इट्स ऑलवेज अ परफॉर्मेंस because you're putting on this mask on your face, going out into the world and performing for others. Yes. And that can be stressful in itself. Well said. Exactly. ऐसे ही है. So you're doing that. You're putting on a performance. Yes. लेकिन when do you get that time to be yourself? हमारे वो भी clients हैं जिन्होंने अंदर कोशिश की है कि वो थोड़ी देर के लिए और कहीं नहीं तो वॉशरूम में ज़्यादा देर तक बंद हो जाएं. Exactly. Because that is where they find peace. हाँ. उनको लगता और फिर उनके जो घर वाले हैं वो परेशान होते हैं इतनी देर वॉशरूम में क्या हो रहा है. Okay. But then obviously that's where they find peace और फिर वो उनको कह भी नहीं सकते कुछ, वो फिर आके हमें बताते हैं. हाँ. अच्छा But that is the situation. ऐसा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि पीस ऑफ माइंड चाहिए किसी को तो वो अपनों से डिस्कस नहीं कर पा रहा, एक साइकोलॉजिस्ट से के पास जाएगा, उससे डिस्कस कर लेगा तो साइकोलॉजिस्ट उसे पीस ऑफ माइंड दे देगा 1 घंटे की सेशन में या आधे घंटे के सेशन में. आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. देखिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अच्छा. इसका मतलब ये है कि हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, वी आर ऑलवेज समवेयर बीइंग जज्ड फॉर आवर क्लोथ्स, फॉर आवर सिटिंग, फॉर आवर पोस्चर. इवन हम वीडियोस लगाएंगे कहीं ना कहीं उस पर भी जजमेंट आएगा. ठीक है, हाउ अ पर्सन लुक्स, हाउ अ पर्सन टॉक्स, हर चीज़ पे जजमेंट है. द वन पर्सन इन एनी पर्सन's लाइफ who right now will not judge you because उनको ट्रेन किया गया है not to judge you is the psychologist. ठीक है. Because that is a very liberating feeling. एक फ्रीडम मिलती है कि अच्छा एक शख्स है जिससे मैं कुछ भी कह दूं. हाँ. उसने मुझे जज नहीं करना, उसने मुझे रास्ता दिखाना है या उसने मुझे फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करना है और मैं दिल की अपनी गहराई की जो भी बुरी से बुरी बात लगती थी या लगती है आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लेकिन साइकोलॉजिस्ट कैसे उस बंदे की सिचुएशन को समझ सकता है? देखिए हमें साइकोलॉजिकली जब हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं. बैचलर्स लेवल पे एक हम कहते हैं फंडामेंटल एजुकेशन दी जाती है. फिर MS MPhil आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज आ जाती हैं जहाँ पे थेरेपीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है. साथ में ये भी सिखाया जाता है, इंटर्नशिप्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. उसमें ये सिखाया जाता है कि हाउ वी कैन डील विद आवर मल्टीट्यूड ऑफ इमोशंस. और आगे इवन आप किसी के साथ बैठे हैं तो बात कैसे करनी है, किस तरीके से उसको डील करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ कहनी है, कौन सी नहीं कहनी. डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस की अपनी थियोरीज क्या कहलाती हैं, उसमें कैसे डील करना होता है, कौन सी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है. फिर PhD लेवल पे आप जाते हैं तो जब मैंने यहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है वहाँ पे राइट नाउ आई एम द प्रिंसिपल एज वेल. ओके, इस पे हम आते हैं अभी. yes. अच्छा, ठीक है. तो वहाँ पे जो है हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. आई डू इंटर्नशिप क्लासेस एज वेल. तो वहाँ पे PhD भी मैंने वहीं से किया और हमारी अपनी भी जब ट्रेनिंग हुई थी तो वी वर properly trained in how to deal with all these situations. You did your psychology from which this was Institute of Professional Psychology, Bahria University. Karachi. Okay, Karachi. ठीक है. So I'm a proud graduate of the university. ठीक है. And alhamdulillah did my PhD. I have a specialization in clinical psychology from there. Okay. और फिर उसके बाद वहीं पे काम भी शुरू कर दिया. अच्छा. और पढ़ाना उसके शुरू कर बाद दिया. बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर दिया. और फिर अब partially पढ़ाना और partially administrative. तो currently I am the principal and head of department. And you practice also? Yes, I do. अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपके हैं उनका क्या है, साइकोलॉजी शौक से पढ़ने आते हैं या क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको शौक हो तभी आप अच्छा करेंगे? You're right. Is it? You're right. ये ऐसे नहीं है 2+2 ये वाली कहानी नहीं है, मतलब आपने इसमें समझना है दिल से
काम करेंगे तो इसमें बात बनेगी। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं और काफ़ी कंपटीशन होता है, सो इवन एट बैचलर्स लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। और जो आता है वो बिल्कुल इस शौक से आता है कि वी रियली वांट टू नो अबाउट आवरसेल्व्स, वी वांट टू नो अबाउट पीपल। शौक ज़्यादा तो ये होता है पहले कि हम दूसरों को जानें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको ये समझाते हैं कि दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। सही बात। फिजिशियन नो दाई सेल्फ। अच्छा, तो वो जो है एक चीज़ है कि अपने बारे में पहले जानें, हाँ, अपने मकासद, अपनी चीज़ें, सबके बारे में पहले समझना शुरू करें, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू गेट ट्रेन्ड, बिकॉज अब यू कैन इमेजिन कि बैचलर्स से हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं, हाँ, और पीएचडी पे जाकर वो ट्रेनिंग रुकती है जहाँ पे आप कहते हैं नाउ यू आर आइदर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक तो ये है। बहुत सारी हमारे पास ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो यू आर दैट नाउ। ओके, फिर कई लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दे चार्ज वेरी हैवी फीसेस, बहुत फीस बड़ी है इन लोगों की, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? एक बंदा पहले ही परेशान है, फिर वो जाता है इतनी फ़ीस देता है, वो पहले ही आजकल के ज़माने में रिसेशन है ये, तो उसका मतलब इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अच्छा, मैं ये भी एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ कि यहाँ पे भी डिफरेंट लेवल्स हैं। अच्छा, आप किसी जैसे कंसल्टेंट के पास जाते हैं दुनिया भर में, तो कंसल्टेंट्स चूंकि उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, वो ज़्यादातर ज़्यादा ही फ़ीस चार्ज करते हैं, वेदर यू गो इन द मेडिकल प्रोफेशन और यू गो इन द साइकोलॉजिकल प्रोफेशन, दैट इज़ एवरीवेयर। ठीक है, उनकी फ़ीस जनरली ज़्यादा होगी, लेकिन उसके साथ ये भी एक चीज़ शामिल है जो कई लोग नहीं लेते इनटू अकाउंट। अ साइकोलॉजिस्ट टेक्स अ सेशन फॉर एटलीस्ट एन आवर, 50 मिनट्स टू 1 आवर। तो 50 मिनट्स टू 1 आवर का मतलब ये है कि मैक्सिमम वन साइकोलॉजिस्ट कैन सी परहैप्स 5 clients in a day, but हाँ, if you look at doctors, they are seeing a lot of people in one single day, उससे तो in बहुत 1 ज़्यादा hour, है, in in 1 1 hour, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो शायद एक साइकोलॉजिस्ट 5 clients से बात करे आज के लिए बस, क्योंकि too much there's हो a गया। lot, हाँ, क्योंकि वो और खुद बीच भी में कहीं ना absorb कर रहा कहीं है। एग्जैक्टली हाँ, आपको कहीं ना कहीं अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, हाँ, आपको कई चीज़ें प्रोसेस अपनी भी करनी पड़ती हैं, तो यू कांट जस्ट कीप गोइंग लाइक अ मशीन। ओके, तो बिकॉज इट्स अ स्पेशलाइज्ड एरिया और उसमें टाइम भी लगता है, हाँ, तो कंसल्टेंट विल चार्ज मोर। लेकिन आपके पास जो है जो इन ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, हु आर एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज उनकी कई लेवल्स पे ट्रेनिंग हो रही होती है एंड दे आर बीइंग सुपरवाइज्ड एज वेल। सो अच्छा, ईच पर्सन जो आपका इन ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट है और दोज हु आर इंटर्न्स एज वेल, दे आर बीइंग सुपरवाइज्ड कंटिन्यूअसली बाय अ कंसल्टेंट और अच्छा, समवन हु इज़ एट अ हायर लेवल जिसका PhD है। अच्छा, तो आपके MS MPhil के भी जितने लोग हैं वो सारे दे आर ऑल बीइंग सुपरवाइज्ड, तो और उनके चार्जेस रिलेटिवली कम भी होते हैं। अच्छा, प्लस एज अ कंसल्टेंट बहुत सारे लोग हम में से जब काम करते हैं, व्हेन वी गो आउट इनटू द फील्ड, हम कई लेवल्स पे लेस चार्जेस में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अच्छा, व्हेन वी गो एल्सवेयर। लाइक लाइक अगर हम गांव किसी देहात में हाँ जाते अगर हैं, हम जाएं तो वहाँ पे अगर अवेयरनेस कैंप्स लग रहे हैं ठीक तो हम है, फ्री कैंप्स में भी ओके, जाते हैं, बहुत सारी ओके, चीज़ें इस तरह की भी दैट्स होती हैं। नाइस, तो अच्छा, कहीं ना कहीं वी मेक श्योर दैट वी मेक अप फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और ठीक है, ऑब्वियसली जो चार्जेस हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो ब्रेड एंड बटर समवेयर, मैनी ऑफ द पीपल आर ओनली वर्किंग एट दिस, तो यू कैन इमेजिन कि अगर वो चार्जेस नहीं करेंगे हाँ, सो दे वोंट बी एबल टू मैनेज देयर सर्विसेज ईदर। एंड हाँ, प्लस या, द थिंग इज़ ऑल्सो रिलेटिवली आप ये देखें हाँ, कि यू गो इन लेट्स से टू अ सैलॉन, आप हाँ, सैलॉन में जाकर उससे लेस टाइम पीरियड के लिए जो चीज़ रहेगी, हाँ, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, यू वर्किंग ऑन योर माइंड, यू वर्किंग ऑन समथिंग ठीक है, दैट विल एक तरह से जो आपकी ज़िंदगी संवार देगी। सही आप है, जो आपकी ऊपरी जो बनावट और जो संवारना है, बनना हाँ, संवरना, हाँ, उसके लिए तो हम बहुत सारी पैसे खर्च कर देते हैं, हाँ, बट बिल्कुल सही व्हेन वी बात है, ट्राई टू से कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हाँ, विच इज़ व्हेन वी ट्राई टू से कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं हम उनके क्या ऊपर काम अंदर करना क्या शुरू चल करें, रहा है, हाँ, एग्जैक्टली हम हाँ, उनके ऊपर काम शुरू करें, हाँ, सो देन वी डोंट वांट टू पे फॉर दैट, हाँ, या, जबकि वो Point. ज़्यादा पायदार है, इट विल लास्ट लॉन्गर। एग्जैक्टली, हाँ, इट्स नॉट जस्ट मेकअप जो कि अभी आपने वॉश किया और उतर जाएगा। हाँ, अच्छा, योगा, मेडिटेशन, चिगोंग, ये सारी जो चीज़ें, डू दे Tai Chi, हेल्प, डू दे ऑल हेल्प इन दिस माइंड स्पिरिचुअल, एक्चुअली दे हेल्प? येस दे डू हेल्प, बिकॉज एक आपका माइंड बॉडी कनेक्शन होता है, ठीक तो है, जितनी ये प्रैक्टिसेस हैं,
आप देखें तो योगा की मूवमेंट्स हैं, सिंपल मूवमेंट्स हैं, या आपकी टाई ची की मूवमेंट्स हैं, चिगोंग है, ये सारी प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि द सीट ऑफ द इमोशंस एंजाइटी इज़ इन योर सर्वाइकल रीजन एंड रेडिएट्स आउटवर्ड्स टू द शोल्डर्स एज वेल। हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस मूवमेंट थेरेपीज में करते हैं इन साइकोलॉजी। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ थेरेपीज इन साइकोलॉजी। सो हम बेशुमार ऐसी थेरेपीज यूज़ करते हैं सच एज मूवमेंट थेरेपीज। उसकी मूवमेंट्स, Tai Chi ki movements, Qigong ki movements, they are very much interlinked. Alternative and complementary practices are also very much, we would say, allied discipline in psychology. So it supports the area of psychology, plus many practitioners of psychology also have got their trainings in these disciplines. Okay. Like मेरी अपनी training Tai Chi की मैंने ली और हासिल की. अच्छा. So okay. many a times it's all interconnected. Yes, many a times when I'm working with movement-oriented therapies, I might bring in some things or some interventions from Tai Chi there as well to help and support my already existing practices. Okay. So just a little thing like a movement, stretching का जो exercise है या stretching की जो activity है वो आपके बहुत सारे यहाँ से areas को खोलती है। और जो आप उसके लिए मसाज भी करा लें, आप ऐसे करें प्लस you feel relaxed, ऐसे होता है। Yes. तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं PMR, which is progressive muscle relaxation. अच्छा. In that you learn how to contract and expand different muscle groups of your body. ठीक है. And then learn to relax and control that muscle group by yourself. Okay. So इस तरह की भी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी में. So sometimes जो लोग कहते हैं ना कि आप लोग तो सिर्फ बातों से इलाज करते हैं, तो साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट बातों से इलाज. अच्छा, ये नई चीज़ मुझे बिल्कुल पता चली है अभी. It's not only mind, it तो आपका exercises भी हैं. It's your full body inside out. Clients हमसे आके nutrition, sleep issues, अपने जो daily life के issues हैं, even breakups के दौरान और उसके बाद जो issues face कर रहे हैं वो बड़े बूढ़े 2 साल के बच्चे, their parents are going through a divorce, the children are acting out. अच्छा, ये मुझे पूछना था, बहुत लोग आते हैं. Sorry to cut you, कि patients आपके पास जो आते हैं उनमें age क्या है, age limit कोई है? There can be actually no age limit, of course. 1 साल का बच्चा थोड़ा सा मुश्किल है. नहीं, मतलब है कि जो अपनी फीलिंग्स आपको बता सके. बड़े बूढ़े भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं. आई थिंक मैंने 90 years से ऊपर के लोगों को भी डील किया है. और हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत एजड होते हैं, खास तौर पे टीनेजर्स से लेकर छोटे बच्चों से लेकर. और उनके कई दफ़ा ये होता है कि स्कूल्स भी हमें रेफ़र करते हैं. बिल्कुल, many a times parents themselves bring in the child. एक ज़माना था जबकि वो मूवी रिलीज़ हुई थी जिसमें डिस्लेक्सिया और बहुत सारे तारे ज़मीं पर. तो तारे ज़मीं पर उसके बाद हमारे पास वी हैड इनफ्लक्स ऑफ क्लाइंट्स who had seen that movie and they were picking up symptoms wrongly so actually in their children and getting scared कि पता नहीं इसको यही है, इसको ये ना. अच्छा, ओके. तो वो उन्होंने खुद ही डायग्नोज कर लिया था. वो रातों की नींद अपनी उड़ाकर परेशान हो कर हमारे पास आ रहे थे. तो फिर उनको समझाना पड़ा कि नहीं ये नहीं है. अच्छा. अच्छा, एक और चीज़ किरण मैंने नोट की है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म बहुत ज़्यादा है. ये क्या बात है? ये पहले होता था या डायग्नोज नहीं होता था या अब ज़्यादा है, या कोई डाइट ऐसी है, इन्वायरमेंट ऐसी है, क्या है, ऐसे क्यों है इतने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर ऑटिस्टिक? The thing is, और उसमें भी लेवल्स हैं. The thing is not as much. मेरे ख्याल से statistically इसके ऊपर जितनी epidemiological studies हुई हैं, they do say कि autism के rates बढ़े हैं, though they are unable to really, even ADHD के वो कहते हैं rates बढ़े हैं all around the world, but they are unable to exactly say why this has happened. So it's still under consideration कि इसकी वजह exactly क्या है. बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो हो सकता है हमें आगे आने वाले वक्तों में इसकी कोई बेहतर वजूहात पता चल जाएं. But even though हमें ये भी पता है साथ में कि जितना population explosion हुआ है, we don't have a lot of past rates to actually confirm it from. जो हमारे पास let's say 1900s, early 1900s में भी अगर हम चले जाएं, उस वक्त का जो डेटा हमारे पास एक्सिस्ट तो इतना करता भी नहीं है. और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त होती ज़रूर थी, लेकिन चूंकि इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, वो दब भी जाती थी और लोग निकल जाते थे. Many a times it was thought कि शायद ये वो बच्चे हैं जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, who are just not very social to begin with, or they are just too wrapped up in themselves. Many a times that was lumped together along with intellectual disability.
ठीक है। जिसको उस ज़माने में हम कहते थे कि, बल्कि उसके लिए बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे कि ये तो जो है डम हैं, या ये जो है दे आर डिसेबल्ड इन सम वे। अब उसके लिए हम बेहतर वर्ड यूज़ करते हैं आईडी का, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और उसमें भी हम कहते हैं लेट्स फाइंड एबिलिटी इन द डिसेबिलिटी। अच्छा। सो वी हैव अ मोर प्रोग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड दैट नाउ। लेकिन और अब उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पहले ऑटिज्म हो, या कोई बच्चा एक्ट आउट कर रहा हो, या वो जो है क्लास में बैठता ना हो, हाइपर एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इनअटेंटिव हो, वो अलग अलग कैटेगरीज नहीं थी। दे वर ऑल लम्प्ड टुगेदर, और उनको एक साथ ही कह दिया जाता था कि मे बी दे आर जस्ट नॉट केपेबल इनफ। स्कूल से निकाल दिया जाता था और खेतों में भेज देते थे कि ये काम करेंगे या ये स्किल्ड लेबर करेंगे। तो स्किल्ड लेबर में लग जाते थे। So they were thought to be not, capable of amounting to anything in life. So they were not really diagnosed as such. अब चूंकि डायग्नोसिस होता है, इसलिए वो टर्म भी सामने आई है और लोग भी सामने आने लगे हैं। अच्छा, ओके। अच्छा किरण, व्हाट स्ट्रगल्स यू हैव फेस्ड अभी तक एज अ साइकोलॉजिस्ट? आपका कैरियर कितना, यू हैव स्टार्टेड लाइक हाउ मेनी इयर्स बैक? बहुत टाइम 15 साल, 16 साल? It's been nearly 17 years. 17 years. Yes. Okay. And struggles क्या आपने फेस किए as a doctor, as a PhD doctor or as a psychologist? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। अर्ली टाइम था जब हम अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, दैट वाज लेट्स से 2007-8 की अगर हम बात करते हैं उस टाइम की, तो दैट वाज स्टिल अ टाइम पीरियड वेयर इन पाकिस्तान, इन कराची, देयर वाज मच मोर स्टिग्मा देन देयर इज़ राइट नाउ। अभी तो लोग बहुत बात भी करते हैं, इनफैक्ट इट काइंड ऑफ हैज बिकम अ बज़वर्ड दैट माय थेरेपिस्ट सेड दिस, और आई एम गोइंग टू माय थेरेपिस्ट, और लेकिन ये भी एक खास लेवल पे है। लेकिन बच्चों के लिहाज से पेरेंट्स का वो एक स्टिग्मा थोड़ा सा कम हुआ है जो कि अच्छी बात हम लेकर जा रहे हैं, या जो है हम बिहेवियर के लिए ये मैनेज कर रहे हैं। हमने टेस्ट कराया, आपने टेस्ट कराया, सो स्कूल्स में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है उस तरीके से, तो कदरे बेहतर हुआ है, लोग अब आने लगे हैं, खुद से भी आते हैं। लेकिन एक ज़माना जो हमने देखा है पहले कराची में, वो था जबकि हम पीछे लोगों के जा रहे होते थे उनको ये अवेयरनेस देने के लिए कि आपको एक्चुअली आना चाहिए, और वो हमें भगा रहे होते थे। हो गया है। एग्जैक्टली, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज एन इंटर्न, एंड उस वक्त हमें यही कहा जाता था कि आपको क्लाइंट्स को समझाना भी है कि व्हाई दे आर कमिंग टू यू, व्हाई दे नीड अ साइकोलॉजिस्ट। नाउ दे एक्चुअली कम, और दे से इनफैक्ट आगे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें CBT करवानी है, या हमें जो है ABA की तरफ जाना है, ABA इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या वो इवन ह्यूमनिस्टिक और इस तरह के नाम भी ले लेते हैं कभी कभार। सो वैसे तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, लेकिन कुछ जो उनको पता है या वो नेट पे सर्च करते हैं, देखते हैं, तो इस लिहाज से आई वुड से कि सोशल मीडिया का काफ़ी इसमें एक हेल्प रही है, सपोर्ट भी रही है टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। कई TV शोज़ की और कई इस तरह के जो आपके नेटफ्लिक्स पे भी इवन बहुत सारे शोज़ इस तरह के आते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट दिखाए जाते हैं, तो लोगों को ये समझ आता है कि अच्छा कभी ट्रॉमा अगर है, या कभी कोई बहुत ज़्यादा बच्चा फेयरफुल एक्ट कर रहा है, तो उसमें भी शायद हम लेकर जा सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, और ये नॉर्मल बात है, नथिंग टैबू इन इट। वरना एक ज़माने में जो टैबू था वो ये था कि पागलपन was supposed to be वो लोग जो कि हवा में देख के शायद बातें करते हैं, या वो अपने आप से बातें करते हैं। हम तो उनको आर्टिस्टिक लोग कहते हैं कि वो आर्टिस्टिक होते हैं ऐसे लोग। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उस ज़माने में यही सोचा जाता था ना कि जो पागल हैं, और इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स को कहा गया था कि साइकोलॉजी में अपनी बेटी को आप ना जाने दें, क्योंकि ये भी वैसी ही हो जाएगी, कहानियाँ सुन सुन के। लेकिन दे डोंट रियलाइज कि वी आर एक्चुअली ट्रेन्ड फॉर इट। तो हमें भी सिखाया जाता है कि हाउ टू मैनेज आवर ओन लाइव्स एज वेल एज डील विद क्लाइंट्स, सो दैट इट डजंट अफेक्ट अस इन द लॉन्ग रन। यानी आपने एक पेशेंट को अटेंड किया, दूसरे को, तीसरे को, उसके बाद आपने डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को, और कैसे करना है, और कैसे करना है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट ना। इट्स नॉट इनफ टू से कि आप डिस्कनेक्ट कर दें, हम लाइट स्विच तो नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं सिखाना भी पड़ता है कि कैसे करना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपको अपना मैनेज करना पड़ता है। और फिर जो एक डिस्कनेक्ट में एक मेजर फैक्टर ये आता है कि व्हेन यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग रूम, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग रूम, यू डोंट एंड अप टेकिंग द क्लाइंट लिटरली होम विद यू। बट थॉट्स तो आती होंगी, फलाना ये कह रहा था, यू लर्न टू कट इट ऑफ। अच्छा, that's what I'm saying. You learn to cut it off. अच्छा, now that's part of training. वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी तो एक पूरी क्लास हो जाएगी। लेकिन in short let's say कि ये होता है कि आप जो है अपना ध्यान
जेंटली कहाँ पे शिफ्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम माइंडफुलनेस इज़ नाउ अ बाय वर्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. ठीक है. माइंडफुलनेस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपकी तरफ देख रही हूँ हाँ. और मैंने फिर इस सोफे की तरफ शिफ्ट किया, हाँ. सो आई सी दैट यू आर वेयरिंग ग्रीन एंड द सोफा इज ब्लैक. ठीक है. So I'm focusing not on you, then I'm kind of shifting to the colors, Okay. or I'm shifting to a different zone and I'm letting my mind be there. अच्छा, ठीक तो है. जो आपका focus है, you learn where to put your focus, where to take away your focus. कहाँ तक जाना है और बस वापस Yes, कैसे और आना कहाँ पे वापस आना है. ठीक तो है. focusing and taking that focus away is also a skill. So Skill. that's just one of so many Exactly. skills that helps. स्किल है यानी कि It is a skill. Art और है. कहीं ना कहीं वो practice makes perfect, so you learn Yeah. to do it. Of course हम भी इंसान हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो automatic tune off हो जाए. बहुत हाँ, सारी चीज़ें हाँ. ऐसी हैं जो कि आपको feel भी होती हैं, रहती हाँ, भी हैं. हाँ. इतनी सारी मीडिया में images आती हैं. हाँ. Obviously you see horrific things happening around the world. Exactly. तो then you have to take care of यही मैंने yourself भी as well. क्वेश्चन करना था कि आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं और वो सब आपको इतना है वो नेगेटिव You're सारा ये आप एब्जॉर्ब करते हैं सब कुछ कि यू फील मतलब एज अ मैं अपनी बात करूँ तो आई फील बैड क्या और फिर आपको होता है क्या है मतलब फिर आप बंद करते हैं यू फील अनॉयड तो उस हम एज अ हम कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करें. मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकती हूँ. पहली चीज़ तो ये है कि आप डिस्कनेक्ट उस वक्त आपको करना पड़ेगा जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे. और कनेक्ट तो हम करते हैं somewhere बीमारी safety is है important. एग्जैक्टली अब फोन देखिए खोलने की आपकी सोशल मीडिया पे अब लोगों को ये अवेयरनेस आई है कि वो एक डालते हैं वहाँ पे वर्ड या उनसे कहा जाता है, कई लोग उनको पॉइंट आउट भी करते हैं लोगों को आके कि तुमने ट्रिगर वार्निंग नहीं लिखा. अच्छा क्योंकि मैनी टाइम्स व्हेन पीपल राइट पोस्ट्स हाँ. तो उसमें अब आप देखेंगे कि BBC और बहुत सारी वो पहले इमेज ब्लर कर देते हैं. हाँ. इफ देयर इज ब्लड शेड, इफ जी. देयर इज समथिंग दैट दे आर हाँ, शोइंग. हाँ. सो नाउ दैट अवेयरनेस इज कमिंग इन. आप ये सोचें कि दिस इज़ अ फिल्टर दैट मेनी अ टाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू पुट ऑन फॉर आवरसेल्व्स. हमें ये समझना है कि कौन सी चीज़ पर्सनली हमें बहुत ट्रिगर कर रही है. ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को शट डाउन कर दें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है तो उसकी तरफ पहले ही बहुत ज़्यादा ना जाएं. मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल गो टुवर्ड इट, उनको पता है वो ट्रिगर करेगी, फिर भी वो जानबूझ के देखते हैं फिर वो अपनी पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं. हाँ. क्योंकि वो इससे अफेक्ट होते रहते हैं. हाँ. इफ़ दे आर अनेबल टू बेयर इट, इफ़ दे आर अनेबल टू टेक इट, हाँ. देन हो सकता है ऐसा नहीं कोई कह रहा कि कुछ भी ना करें आप. हाँ. या कुछ भी अवेयरनेस ही अपनी ख़त्म कर दें. हाँ. मे बी एन इमेज इज ट्रिगरिंग, ओके गो ऑन टू द टेक्स्ट, यू कैन रीड अबाउट इट, डोंट सी द इमेज, डोंट सी द वीडियो. टीवी पे ऐसी कोई चीज़ आ रही है, डू चेंज द चैनल, स्विच ऑफ है, चैनल चेंज कर इसमें दें. कोई बुराई You have an नहीं option. है. हाँ. या आप उठ के वहाँ से चले जाएं, हाँ. बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. हाँ, मी फर्स्ट. आपको कहीं ना कहीं हाँ. अपना ख्याल रखना है. हाँ. हम इवन जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी यही कहते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी वक्त पे आपको कभी भी ट्रिगर करे तो मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर सुपरवाइजर अबाउट इट. यू अच्छा. मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग अबाउट इट एंड देन वील हेल्प यू हाउ टू डील विद इट. ओके. सो वी अच्छा. डू दैट. अच्छा, ये जो स्क्रोलिंग है इसके बारे में मैं बताऊंगी. ये क्या बीमारी है? क्या है ये कोई हेल्दी एक्टिविटी तो नहीं है. मैं जैसे शॉर्ट स्टोरीज होती हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टा की, तो उसमें मैंने अब ये कर दिया, मैंने काउंट कर दिया है कि मैंने 5 से ज़्यादा नहीं देखनी. आई मेक माई सेल्फ लाइक आई डू दिस एफर्ट कि मैंने 5 से ज़्यादा नहीं देखनी. और जब मैं देख लेती हूँ बंद करके, आई रिकॉल कि मैंने क्या देखा है. एक मैंने ये देखी, मतलब अपने माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ बैकवर्ड्स. इज इट हेल्पफुल? Yes, it is. मैं ये कर रही Absolutely. हूँ. You've unlocked the key to it. Fantastic. लेकिन ये बीमारी है. इवन देन 5 देखने के बाद फिर थोड़ी देर बाद और एडिक्शन है. हाँ. फिर देखने का दिल चाहता है, चलो और देख लेते हैं. It's very interesting that you use the word addiction because कई लोग इसको इस पैराए में नहीं लेते. हाँ. Actually ये कहीं ना कहीं एडिक्शन के एरिया में आता ज़रूर है. It's not a diagnosed disorder yet. Not yet. लेकिन जो आपकी देखिए सोशल मीडिया एडिक्शन है, हाँ. that's very much there, we would say, at the sidelines. Psychologists have considered it that it's there somewhere at the sidelines. और हो सकता है फ्यूचर जो हमारे मैनुअल्स आएँ उनमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो भी जाए. राइट नाउ इट्स देयर समवेयर एज अ प्रॉब्लम. तो बिल्कुल जैसे कि गैम्बलिंग एडिक्शन केम इन लेटर, बहुत सारी, वरना एडिक्शन को लोग पहले सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज़ की हद तक समझते थे. ठीक है. और उसमें भी कई लोगों के अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं ऑन मेनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन. बट वन थिंग दैट्स डेफिनेटली देयर इज जो आपकी माइंडलेस स्क्रॉलिंग है. माइंडलेस स्क्रॉलिंग, इट्स नॉट माइंडफुल. सो हम तो
माइंडफुलनेस हाँ, आपको सिखाते हैं. हाँ. सो इफ़ यू आर बीइंग माइंडफुल एंड यू आर काउंटिंग एंड सेइंग कि ओके आफ्टर 5 आई विल स्टॉप, दैट्स फैंटास्टिक बिकॉज यू अनलॉक्ड दैट फॉर यू योरसेल्फ. लेकिन फिर भी दिल चाहता है. हाँ, दिल चाहेगा, हाँ. बिकॉज व्हाट इट्स डूइंग फॉर यू इज इट इज़ प्रोवोकिंग द प्लेजर सेंटर्स इन योर ब्रेन. इसकी न्यूरोकेमिस्ट्री है. बिकॉज व्हेन इट्स प्रोवोक्स दैट प्लेजर सेंटर, आपको यूजुअली आप जो हम कहते हैं ना माइंडलेस ईटिंग, हम जो है क्या काउच पोटैटो का जो एक कॉन्सेप्ट आया था एक ज़माने में, विच वॉज कि टेलीविज़न चलेगा, उसके सामने बैठ के एक इंसान खा रहा है. हाँ, 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 हाँ. और वो माइंडलेस ईटिंग हो रही है बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग एक हर निवाले पे आप फोकस नहीं कर रहे. हाँ. You're not being mindful about how much you're swallowing, how much you're taking in. You're just eating. And what you are eating. And what you're eating and how you're eating. You're just gobbling it up. हाँ, हाँ. So उसी तरह से जो आपकी mindlessness है in scrolling, that also is two things. It is providing you with a constant sense of pleasure. आपका प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो रहा है बार बार, और उसकी वजह से ओवरऑल आपकी इम्पल्सिविटी आप देखेंगे लाइफ में भी बढ़ जाएगी. Because you will expect कि हर चीज़ फास्ट हो. You will become irritated or frustrated when people are not responding the way that you want them to respond. या लाइक नहीं मिला, हार्ट नहीं मिला, तो आगे फील के ओहो इतने आप बार-बार लोग, जाके कम check लोगों ने करेंगे. लाइक किया. एग्जैक्टली. Yes. कि अभी किसी ने कितना मुझे हुआ, कहा अभी था कितना हुआ. कि हम बच्चों का नैपी इतनी दफा नहीं चेक करते जितना हम इंस्टाग्राम का फोन चेक करते हैं. Yes. किसने लाइक किया, किसने नहीं लाइक किया. Because it becomes like that. आपको बार बार उतना प्लेजर मिल रहा है उससे. सो आपकी जो सेंस ऑफ एसोसिएशन या एक कनेक्शन है वो बन जाता है मोबाइल से, क्योंकि रियल लाइफ में शायद आपको वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती. वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती बिकॉज आप किसी को फ़ोन करते हैं, वो शख्स बिजी है, वो उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. उससे ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन आपको मिल जाती है सोशल मीडिया से, विच इज़ देयर इन योर हैंड, इट्स एक्सेसिबल. बिल्कुल. और उसी वजह से आप देखें लोगों की काफ़ी हद तक के एक जो इम्पल्सिविटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है. पहले जो है लोग घंटी बजाकर किसी के घर के बाहर इंतज़ार करते थे कि अभी वो शख्स अंदर से आएगा, फ़ौरन आ जाएगा. अब जो है अगर अब ये कि एक फ़ौरन घंटी आ में नहीं जाएगा. आया तो 2-3 बेल्स बजेंगी कि वो फ़ौरन से कैसे नहीं आया क्यों नहीं अभी तक, हमारे लिए तो खड़ा था, निकला क्यों नहीं बाहर. एग्जैक्टली. बिल्कुल ऐसे ही है. आप फ़ोन कर रहे हो, उठा क्यों नहीं रहा फ़ोन, आप यू फील इरिटेटेड. यस. और वो अगर फ़ोन के बाद नहीं उसने कॉल बैक किया आपको, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप भी छोड़ेंगे, फिर मैसेज भी छोड़ेंगे, फिर आप शायद उसके मैसेंजर में भी पहुँच जाएं. नहीं, और उसने अगर उसका ब्लू टिक उसने खोला हुआ है तो ब्लू टिक उसने देख लिया, फिर जवाब क्यों नहीं दे रहा. यस. आप बार बार जाके चेक भी करेंगे उसको. वैसे इसका एक वर्ड क्या देना चाहिए इस चीज, इस माइंड का. इस वक्त तो इसको इम्पल्सिविटी कहेंगे. This is a kind of issue that has cropped up now in society. Yes. और जितना आपका सोशल मीडिया का यूसेज बढ़ता चला जा रहा है, उतना ये भी तो क्या करें. स्मार्टफोन्स बंद कर लें, आम पुराना फ़ोन लें जिस पे खाली आप कॉल उस पे डायल करते हैं, दैट्स इट, वो चीज़ हो. एक आपको मैं मज़े की बात ये बताऊं कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका में इस वक्त, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो है लेट्स से कि दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, एंड दे एक्चुअली डू नॉट यूज स्मार्टफोन्स. दे आर स्मार्ट एक्चुअली. They are not using smartphones, but they are smart, and they are some people. of the most richest communities around the world. वो हो सकता है दुनिया चला रहे हो, but they are not using smartphones. They are using the old style phones जिसमें सिर्फ कॉल्स होती थी, जिसमें सिर्फ मैसेज बेसिक आता था. That is it. And many of them are not on even social media. इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते. लेकिन आप कोई भी चीज़ देखें मॉडरेशन में अगर यूज़ करें, एंड यू ऑल्सो ट्रेन योर माइंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट लूप. You can manage and it. how to use it properly. And how to use it. For that matter, फायदे के लिए. देखिए पिज्ज़ा and burger by itself बुरे नहीं हैं. You can eat them. Once in a blue moon, yes. You can eat them. You can eat them. आप ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही कहें कि ये चीज़ बुरी है. But moderation में आप अगर रोज़ एक पूरा पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देंगे and you'll end up having lots of burgers every day, so your cholesterol is going to go up through the roof. ठीक है. तो इसी तरीके से सोशल मीडिया के अपने बहुत यूजेस हैं. इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग टूल. इट कैन टीच यू अ लॉट, इट कैन टीच चिल्ड्रन अ लॉट. एजुकेशनल वीडियोस आप बेतहाशा देख सकते हैं. देयर आर थिंग्स दैट आर एट द आपके टच ऑफ अ बटन पे दे आर विद यू. एवरीथिंग. आप लर्निंग बहुत सारी आप कर सकते हैं. यू कैन नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बट यू नीड टू सेट आउट अ टाइम फॉर इट. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो हुआ है कि आपके ऑफिस वर्क में भी कंटिन्यूसली उसका यूजेज बढ़ गया है. तो ऑफिस में आपकी जो सोशल मीडिया डिवाइसेस हैं वो कंटिन्यूसली आपके साथ अटैच कर दी जाती हैं. फिर आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो भी
आपसे डिमांड करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. हाँ. जवाब आपने फ़ौरन से नहीं दिया, देन यू आर ऑल्सो टोल्ड और कि हाउ उसमें ये हैव भी यू है नॉट व्हाट्सएप में रिस्पॉन्डेड. आप देख सकते हैं किसने मेरा मैसेज देख लिया और इसने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक. मैंने अपने Like ब्लू भी टिक्स नहीं ऑफ किया. किए हुए हैं और मुझे कई लोग ने एक्चुअली ये गिला किया है कि तुम्हारे ब्लू टिक्स ऑफ क्यों है, पता नहीं चलता. क्यों है. हाँ. और पता नहीं चलता कि तुमने कब देखा है. व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज डिलीट किया है तो फिर उसके बारे में भी है कि इसने डिलीट क्यों किया है, इससे पहले क्या लिखा था. इसने भेजा क्या था. So ये सारी चीजें इसका पार्ट इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है हमारे अंदर चीज़ों के बारे में और माइंडलेस चीज़ें. एंड सस्पिशन बढ़ गया है. हाँ. बिकॉज देयर इज एंडलेस सस्पिशन कि अच्छा वो क्या कर रहा होगा इस वक्त, उसने अभी तक ये नहीं किया तो अभी क्या कर रहा होगा. हाँ. और उसको इस वक्त जवाब दिया, मुझे इस वक्त जवाब दिया. देयर इज अ लॉट ऑफ एंडलेस कैलकुलेशन गोइंग ऑन. तो इसके आपको पेशेंट्स आते हैं जो ये चीज़ उनको बॉदर करती है और वो आपसे पूछें काउंसलिंग के लिए. एक्चुअली लाइफ में इतनी सारी चीज़ें बॉदर करती हैं कि ये कहीं साइड लाइन हो जाता है. हाँ. तो अभी तक हमारे पास क्लाइंट्स प्योरली इसके इतने नहीं आए हैं. अच्छा. लेकिन इसका कनेक्शन दूसरी चीज़ों से ज़रूर होता है. फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड या मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ने ये चीज़ इस तरीके से देखी, तो दिस बिकम्स लाइक पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव कि उनकी लाइफ में कोई एक शख्स है या 2-3 लोग हैं और उनसे कनेक्टेड सोशल मीडिया में क्या हो रहा है. तो वो इनडायरेक्ट उसका कनेक्शन बन जाता है. या वो इम्पल्सिविटी कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप बार बार कॉल कर रहे हैं. रेपिटेटिव कॉल्स कर ली और इतनी कर ली कि वो दैट बिकम्स आउट ऑफ बाउंड्स. एग्जैक्टली. So that is then something that kind of is akin to a maniacal condition. तो वो mania का part बन जाता है. आपके even जब हम love typologies की भी बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें एक टाइप है जिसको हम कहते हैं mania. अच्छा. तो मेनिया का जो लव टाइप है उसमें ये चीज़ शामिल है कि जिन लोगों को ये टाइप का लव होगा वो इस तरह की चीज़ें करेंगे. अच्छा. और उनके उसमें ये शामिल हो जाएगा. अच्छा. तो दैट विल ऐड टू इट. अच्छा. तो आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स किस तरह के आते हैं वैसे जनरली? देयर इज़ अ वाइड वैरायटी. देखिए हमारे पास ट्रॉमा और अब्यूज़ के भी क्लाइंट्स आते हैं. जेंडर भी लाइक बंदे भी आते हैं या ख़वातीन ज़्यादा आती हैं? बोथ. अच्छा. बोथ जेंडर्स आते हैं. और जो है आई वुड से कि इसमें इवन एजुकेशन लेवल में हर तरह के एजुकेशन लेवल से लोग आते हैं. लेकिन जिनका एजुकेशन लेवल कम है वहाँ से रिलेटिवली कम है. अनलेस कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हों बच्चे, या जो है पेरेंट्स लेकर आ रहे हों, फिर उसके लिहाज से उन्हें भी समझ आ जाए कि अच्छा हमें वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है. तो उस लिहाज से वो ये भी देखते हैं कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए या वो क्लिनिक्स आएँ, कहाँ आएँ एग्जैक्टली. अच्छा. जैसे गांव वगैरह में आप लोग कहते हैं कि हम जाते हैं और इस तरह हम काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ लोगों के और तरह के मसले हैं लेकिन हैं, बट मुझे लगता है वो कोप अप ज़्यादा ईजीली कर लेते हैं वो इन चीज़ों के. वो पता नहीं, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है. इज़ इट कि शहर के लोगों में ज़रा सेंसिटिविटी ज़्यादा है, गाँव के लोगों में? मैं ये कहूँगी उनका फोकस अलग है. अच्छा. उनके फोकस में वो देखते हैं बीमारी, और वो बीमारी को कई दफ़ा उदासी के पैराए को तो कंसिडर करते ही नहीं कि कोई बीमारी है. हाँ, ठीक. क्योंकि उनके लिहाज से किसी की भैंस अगर मर गई, हाँ, ठीक, तो उसको अफसोस तो होगा. हाँ. फिर वो कहते हैं उठो और दूसरा काम करो. हाँ. और वो अपना जो टाइम है उसको लगाते हैं काम करने में, या उसके ऊपर कोई चीज़ करने में. तो वो चूंकि उनका एक हम कहते हैं ना 9 to 5 का रूटीन इतना बंधा हुआ होता है कि उनको इतना टाइम नहीं मिलता. अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल, विच इज़ वेरी रियल. एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो पीछे 2-3 बच्चे हैं जो कि रो रहे हैं खाने के लिए. तो वो उधर जो है अगर एक खातून ने खाना अपना टाइम पूरा लगाएगी किसी और चीज़ में, तो पीछे जो 2 बच्चे उसके पीछे हैं कि हमें खाना दो, या पानी भर के लाना है कहीं से, कपड़े धोने हैं, घर का बाकी काम करना है, घर में झाड़ू देनी है, तो मियाँ वरना आके और बातें सुनाएगा. तो वो इस चीज में लग जाती है कि अच्छा चलो ये काम तो करना ही है. उसमें उनका वो टाइम गुजर जाता है, के साथ जो भी वो दिमाग में उसके चल रहा है वो उसके साथ अपना काम जारी रखती है. लेकिन देखें even with that I would say it's a very difficult life, very difficult, because वो कहीं ना कहीं they are undermining कि उनका कोई mental health issue नहीं है, under the carpet है. हाँ, जा रहा है, हालांकि है. हाँ. तो वो जाता है अंडर द कारपेट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो है नहीं. और हमारे पास मैक्सिमम क्योंकि बहुत सारे केसेस मैं डील भी करती हूँ, तो मैक्सिमम अनफॉर्चुनेटली सोडोमी के केसेस और इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं, दे कम इन फ्रॉम वेरी लोअर इनकम ग्रुप्स और बैकग्राउंड्स. और आपके गांव देहात में बेतहाशा आपको इस तरह की चीज़ें मिलती भी हैं. और फिर वो उसका जिक्र नहीं करते, वो कहते हैं नहीं भाई मर्द बनो,
तुम जो मर्द है बनो, इसका हाँ, जिक्र ये कैसे कर सकते हो। हाँ हाँ तो वो उसका जिक्र ही नहीं करते, इट्स ब्रश्ड अगेन अंडर द कारपेट। हाँ लेकिन आगे चल के उनको अपनी हर तरह की डिस्टर्बेंसेस होती हैं। ये तो एक एग्जांपल है फॉर दैट मैटर। आगे मैरिटल लाइफ डिस्टर्बेंसेस होंगी, हर तरह की चीज़ें होंगी। हाँ ट्रॉमा के बेतहाशा केसेस हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी दफ़ा अर्थक्वेक्स आई हैं या लैंडस्लाइड्स हुई जी हैं, जी वो बच्चे जिन्होंने अपने सामने चीज़ों को जाते हुए देखा है, अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा है, लोगों की लिम्स कट ऑफ देखी हैं, इस तरह के जो इश्यूज देखे हैं, तो दे हैव बिन हाईली ट्रिगर्ड। उसके बाद वो उसको दबा तो लेते हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर, लेकिन उनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में उसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं। हाँ उन्होंने अपने घर के माहौल को अगर ख़राब देखा है एंड देव कंसिडर्ड इट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अच्छा हाँ मेरे अब्बा हैं जो अम्मा को मारते हैं, हाँ और ये तो होता ही है, ये हर और घर ऐसे की होता कहानी ही है। हाँ उसके तो दे दिमाग हैव में ये समवेयर इंटरनलाइज्ड इट कि ये तो होगा, हाँ या ये होता है, ये हमारा कल्चर है। तो आगे चल के वो भी वही कर रहे हैं, या आगे चल के साइकिल उनकी है लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हाँ हैं, हाँ तो इट्स द फैक्ट कि वो प्रॉब्लम को चूंकि प्रॉब्लम कह नहीं रहे, इसका तो मतलब दैट ये इज नहीं व्हाई कि इट इज प्रॉब्लम है बीइंग नहीं एग्जैक्टली, इसका हाँ मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ इट्स ओनली डिफरेंस इज दैट इट्स बीइंग पुट अंडर द कार्पेट लिटरली। हाँ, यानी वो टैकल फर्क तरीके से कर रहे हैं द टैकलिंग इज दैट इट टैकलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, अच्छा हाँ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट। हम्म वहाँ पे आपके पास ऐसे भी लोग आएंगे जो कि जिनको बचपन से ये सिखाया गया होगा कि फ्रेंडशिप्स कुछ नहीं होती, हाँ और सिर्फ फैमिली ही आपकी वाहिद सबको फ्रेंड है। हाँ ठीक है सो ठीक है दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट इवन ऑफ फ्रेंड्स, सम ऑफ देम। ओके तो फिर जब जो है वो जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं या किसी शहर में आके रहते हैं या कहीं पे और जाते हैं आगे, सो दे ऑलवेज विद दिस आइडिया दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्रेंड्स। और फिर जब लोग उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे इश्यूज डेवलप होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक Or if there is a difference or divide between they were living earlier somewhere else and they migrated somewhere else. तो माइग्रेशन और क्रॉस माइग्रेशन, चाहे वो इंटरनल माइग्रेशन हो आपकी विद इन द कंट्री या वो एक्सटर्नल माइग्रेशन हो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, हाँ उसमें भी बेतहाशा इश्यूज आते हैं, फिर हाँ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो इनको लेते हैं कि अच्छा ये तो हमारा कल्चर डिफरेंट है, या ये लोग हमें नहीं समझ पा रहे, ठीक है सो दे डोंट टेक इट अगेन एज एन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। तो वो उसको वो नाम नहीं दे रहे जो साइकोलॉजिस्ट उसको नाम दे रहे हैं। और आमतौर से ऐसा ही होता है, जो क्लाइंट्स आते हैं दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द इशूज दैट दे आर फेसिंग, दे विल जस्ट कम इन विद कि हाँ ये एक इशू है और पता नहीं क्यों आपके पास भेज दिया है, पता नहीं आप क्या करेंगी इसके बारे में। अच्छा सो दे हैव नो आइडिया कि उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है। शुरू में जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो उनको हिस्ट्री देना और लेना काफ़ी फजूल लगती है कि ये क्या काम है और ये इतने सारे सवाल आप पूछ रही हैं, तो इन सवालों से क्या होगा। हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट भी बहुत हमारे मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अच्छा अच्छा टेस्ट आर ऑल द वे फ्रॉम पेन एंड पेपर टेस्ट, MCQs टाइप क्वेश्चंस भी हो Question सकते हैं, answers. और देयर माइट बी सर्टेन केसेस, जैसे आपने कई इवन मूवीज़ में तो बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कि कोई पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं और उसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है, ठीक ठीक या आपसे कहा जा रहा है आप कुछ ड्रॉ करें, हाँ और उसका एनालिसिस अलग है। सो देयर इज ड्राइंग एनालिसिस, इट डजंट डिपेंड ऑन योर ड्राइंग स्किल्स बाय द वे, अच्छा इट डिपेंड्स ऑन द इमेज यू हैव मेड, वट एवर इज इन योर हेड एंड वट यू वर एबल टू मेक। ओके तो इस तरह के बहुत सारे हमारे टेस्ट होते हैं जो कि जब वहाँ पे सामने आते हैं, लोग उनको करते हैं, तो इनिशियली मेनी ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ इट, कि हम तो प्रॉब्लम बता रहे थे, उन्होंने तो हमसे ड्राइंग बनवा ली। सो दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। सो फिर हमें उनको एजुकेट, हम कहते हैं साइको एजुकेट करना पड़ता है कि ये आपके बारे में इस तरीके से बताएगा, आपकी शख्सियत के बारे में बताएगा, आपकी शख्सियत के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। एक बहुत छोटी सी मिसाल जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को देती हूँ और अक्सर हमारे स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से फिर दे पाते हैं, कि अगर आप किसी जगह जाते हैं और आप कहीं रेडीमेड कोई कपड़ा उठाते हैं, तो रेडीमेड अगर किसी ने कोई कपड़ा पहना है तो उसकी फिटिंग अलग नज़र आएगी, जबकि अगर आप किसी दर्जी के पास जाएंगे तो वो टेलर मेड होगा, दैट विल बी फिटेड टू यू। सिमिलरली आप किसी कंसल्टेंट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, दैट साइकोलॉजिस्ट विल मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड यू फर्स्ट, और वो जो थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस अपनी करेंगे दैट विल बी टेलर मेड फॉर योर इशूज। ओके ओके सो इट विल नॉट बी लाइक अ वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है मेडिसिन समवेयर कैन बी अ वन साइज फिट्स ऑल, दो दे डू आपको ये हेल्प, इशू है आप ये दवाई खाएं, बट दे डू हेल्प। कई जगह मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है, और वहाँ पे फिर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अच्छा यू ऑल्सो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को रिकमेंड करती हैं अपने जो पेशेंट्स, आप पेशेंट, यू डोंट यूज द वर्ड पेशेंट, यू यूज क्लाइंट्स। Patient more in a hospital setting, clients otherwise, but they are interchangeable, okay, depending on okay. you know the kind of therapeutic work. आउटडोर एक्टिविटीज़ आप कहती हैं कि करनी चाहिए, बिल्कुल। अगर आपने आपको बिजी रखें तो कम परेशान होंगे, इज इट?
अच्छा, यहाँ पे मुझे पूछना पड़ेगा बिजी रखने से हमारी क्या मुराद बिजी है? रखने से यानी अपनी एक तो रूटीन बनाएं, एक डिसिप्लिन करें और अपने आप पे फोकस करें और अपनी एक्टिविटीज़ पे, हेल्दी एक्टिविटीज़ पे, आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह पे फोकस करें, तो आपकी परेशानियाँ कम हो सकती हैं या परेशानियों को आप टैकल इजीली कर सकते हैं। लेट्स से कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कैन रियली कॉम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस दैट वी आर गोइंग विद, क्योंकि अगर जो है हम थेरेप्यूटिक वर्क कर रहे हैं किसी क्लाइंट के साथ, उसके साथ एक्सरसाइज तो इन एनी केस इज़ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बेसिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करना, कुछ हमारी थेरेपीज़ हैं विच आर वेरी नेचर ओरिएंटेड। तो वी हैव नेचर ओरिएंटेड साइकोथेरेपीज़, वी हैव हॉर्टिकल्चर थेरेपी, अच्छा, we have those therapies which are spent outdoors. तो even the simple act of digging, जो मिट्टी की हम कहते हैं ना सूंधी खुशबू होती है, that also helps in so many ways. अच्छा। और उसके साथ साथ जो है जो प्रैक्टिस है डिगिंग की, फॉर एग्जांपल आपकी जो एनर्जी हम कहते हैं निकलती है, तो व्हेन यू आर डिगिंग इन द सॉइल, व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग आउट, व्हेन यू आर प्लांटिंग समथिंग, यू आर वाचिंग इट ग्रो, द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यू कैन गेट थ्रू दिस आइडिया दैट आई मेड दिस हैपन is also there. So it can supplement the kind of work that is already being done. यानी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं ना कहीं कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। और हम जो अपने डब्बों में बंद होकर बैठ जाते हैं, और बाहर नहीं निकलते उससे, वी स्पेंड ऑल आवर टाइम इनडोर्स एंड देयर इज नो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, दैट्स नॉट वेरी हेल्दी इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि एक तो हम वही स्टेल एयर अंदर अंदर ले रहे हैं, एसी की हवा है फॉर एग्जांपल, तो वही एसी की हवा घूम रही है। फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर स्पेंडिंग ऑल देयर टाइम आउटडोर्स। तो अगर वो टाइम आउटडोर्स गुजार रहे हैं हमारी उन सड़कों पे जहाँ पे बेतहाशा फ्यूम्स हैं, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, बिल्कुल उससे बेहतर जो हम कहते हैं ना, जो बड़े बूढ़े भी एक ज़माने में कहते थे कि आप सुबह ठंडी घास पे नंगे पाँव चलें। एग्जैक्टली, ठीक है। साउंड्स हैं आपके, द साउंड ऑफ विंड इन ट्रीज, साउंड्स हैं, साउंड ऑफ नेचर, हवा के चलने का साउंड है, थोड़ा सा ध्यान लगाना उसकी तरफ, थोड़ा सा अपने आप को माइंडफुल करना। अगर आप 5-10 मिनट भी वो करें, आप ये देखें कि आपकी बेतहाशा ऐप्स हैं फ़ोन पे जो कि क्या यूज़ करती हैं, दे यूज़ द साउंड ऑफ द सी, they use the sound of the air, they use the sound of rain. फोन नहीं यूज करना भी हमने, फोन से ही तो मैं वही कह रही हूँ कि आपकी बेतहाशा जो एप्स हैं वो भी तो यही साउंड्स यूज करती हैं। यहाँ पे इन आर कंट्री वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास तो नेचुरली इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। कराची में तो इतना बड़ा समंदर है, बिल्कुल। और सी का जो साउंड है और सी के पास रहना, उसकी स्मेल, उसकी बहुत सारी चीज़ें, दे आर थेरेप्यूटिक बाय इटसेल्फ एज वेल, सूदिंग है बहुत। यस, ऐसे ही है, आपका माइंड काफ़ी डाइवर्ट हो जाता है समंदर किनारे, एंड इट्स फ्री। एग्जैक्टली, आजकल के ज़माने में नथिंग इज़ फ्री। अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतें ये दी हैं, दे आर ऑल फ्री। ये अलग बात है कि बारिश होती है, वो हमारे लिए जहमत ज़्यादा बन जाती है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें तो दैट कैन बी थेरेप्यूटिक एज वेल। ओके किरण, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और इतना जान के कि साइकोलॉजी भी कितनी डीप है और उसमें और कितनी ब्रांचेस हैं और आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। There are many layers. Exactly. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you, Ayla. And you take care. जी नाज़रीन, ये थी किरण बशीर, और आपने इस इंटरव्यू से कुछ सीखा होगा, और हमें बताएं कमेंट्स में, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।